जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसी के अंदर हमें बताना साइज ऑफ न्यूक्लियस, जिसका नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, ये है क्या। यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस से कोई भी अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है। अल्फा पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। न्यूक्लियस पे भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होगी, रिपल्शन। तो ध्यान दो, यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, कितनी नजदीक तक जा पाएगा, उतनी नजदीक तक तो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। रिपल्शन के बावजूद भी अब इसमें काइनेटिक एनर्जी, इसमें मोशन होगी नहीं। यहाँ पे हम एजम्पशन मान रहे हैं कि पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान न्यूक्लियस रेस्ट में रहता। वही मेरे वाली बात की, वो खली टाइप है, बहुत हैवी है, इसलिए हम न्यूक्लियस की मोशन को नेग्लेक्ट करते हैं। अगर हल्का फुल्का वो हिल भी गया तो वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे, न्यूक्लियस को रेस्ट पे मान रहे। अल्फा पार्टिकल मोशन में है, मतलब इसके पास इसकी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो इसकी वजह से जितना वो उसका नजदीक गया, ठीक है, ये हम न्यूक्लियस का सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे जैसे न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नजदीक जाएगा, रिपल्शन की वजह से उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होगी या नहीं होगी, होगी। हाँ, तो रिपल्शन की वजह से जब जैसे जैसे वो नजदीक गया, रिपल्शन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो एक टाइम पर, मतलब यहाँ पे आके वो बिल्कुल रुक गया, ठीक है। क्यों, रिपल्शन की वजह से, क्योंकि अब बहुत नजदीक आ गया ना, इससे आगे वो मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0, और पोटेंशियल एनर्जी हो गई मैक्सिमम। तो एक तरह से अब दूसरा एजम्पशन यहाँ पे मान के चलते। पहला एजम्पशन क्या था कि जो इसके अंदर न्यूक्लियस है वो, उसके अंदर कोई मोशन नहीं, एज्यूम किया, हालांकि वो थोड़ा बहुत हिलेगा, लेकिन फिर भी हमने माना कि वो नहीं हिल रहा है। दूसरा हमने माना यहाँ पे ये जो कोलिजन हो गए ना इसके अंदर, वो इलास्टिक कोलिजन होंगे। कौन से कोलिजन होंगे, इलास्टिक कोलिजन होंगे। इलास्टिक कोलिजन मतलब जिसमें कोई एनर्जी का लॉस ना हो, टोटल एनर्जी रही कंजर्व। तो मतलब जितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी किसमें कन्वर्ट हो गई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। वही हो गया ना, ठीक है। तो इसके अंदर हमें यही निकालना है। अब देखो, अगर हम एक्चुअल में बात करें रेडियस की, तो रेडियस होती है एक्चुअल में ये r, ठीक है। लेकिन जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया उसके थ्रू हम निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, जो है r0। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक तो है r, और अगर मैं इस थोड़े से गैप को कवर कर दूं तो बन गया r0। तो एक्चुअल में जो ये हमारा टॉपिक है, जिसमें हम बोल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो हम क्या निकाले, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r0, और इसी की हेल्प से हम एस्टिमेट लगाएंगे कि कितनी हो गई साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज कितना होगा। तो देखो हम यहाँ पे निकालेंगे r0, एक्चुअल में साइज कितना है r। तो ये बताओ इनमें से कौन बड़ा होगा, r0 बड़ा है ना, ठीक है। तो मतलब रियलिटी में जितना रदरफोर्ड ने कैलकुलेट किया, न्यूक्लियस उससे भी छोटा है थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन का अब कोई ऐसा तो मेथड है नहीं, स्केल से तो मेजर कर लोगे। तो यही एक तरीका था मेजर करने का। तो उस टाइम पे जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने कर दिया, ठीक है। और मेजरमेंट से वहां से उन्होंने रेडियस निकाली 10⁻⁻15 मीटर, किसकी, न्यूक्लियस की, और एटम की निकाली 10⁻10 मीटर। ये कई बार वैरी भी कर जाता है, 10⁻14 भी दिखा देते। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि एटम की -10 होती है, एटम थोड़ा बड़ा हो गया ना, और न्यूक्लियस की -15 होती है, ठीक है। अब निकालना कैसे, डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। बस ये देखो सारा सब कुछ मैंने समझा रखा है। बस सबसे पहले हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी 10⁻10 अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ m
v²। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, हाँ ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने समझाई है ना, इसको तुम थ्योरी में लिखोगे। हाँ ठीक है, थ्योरी में यहाँ पे पैराग्राफ बना के लिख देना। अल्फा पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई चार्ज। चार्ज, यही पोटेंशियल का फॉर्मूला के हाँ क्यू। पोटेंशियल किसका पोटेंशियल है यहाँ पे? न्यूक्लियस का होगा। न्यूक्लियस किसका है? गोल्ड का है। ठीक है, तो गोल्ड के न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? Ze। डिस्टेंस कितनी है? r0 मानी है हमने। चार्ज किसका होगा? अल्फा पार्टिकल का होगा। ठीक है, तो बन गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला। कितना है यहाँ से? ट्वाइस ऑफ के Ze² डिवाइड बाई r0। अब हमने यहाँ पे मानना है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की वजह से लिखोगे, हियर द कोलिजन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस इज इलास्टिक कोलिजन, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम v² और पोटेंशियल एनर्जी का ट्वाइस ऑफ के Z² बाय r0। यहाँ पे तुम गलती करोगे तो सिर्फ ये निकालने में, वरना इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं। हाँ, इसी हो सकते हैं। तो बस ध्यान रखना, पोटेंशियल तो किसका होगा? ऑब्वियसली पोटेंशियल मतलब जो रिपेल करेगा वो तो गोल्ड ही कर रहा है ना। और चार्ज किसका देखना हमें? अल्फा का, क्योंकि वो आ रहा है तो चार्ज उसी का होगा। तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, वरना नहीं होगी। निकालना क्या है? r0। तो r0 का फॉर्मूला क्या होगा? r0 को लेफ्ट साइड ले जाओ, काइनेटिक एनर्जी को इसके नीचे, ट्वाइस ऑफ के Ze² डिवाइड बाई हाफ एम v²। चटू को ऊपर ले जाओ, 4 हो जाएगा ना। हाँ, ऊपर ले जाओ बेशक से, वरना जो सिंपल ही ऐसे भी छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। तो इस तरह से ये हमने निकाल दी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, और रियलिटी में साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? इससे थोड़ा सा छोटा होगा। ये बात तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। क्या होगा रियलिटी में? साइज इसका थोड़ा सा छोटा। और किसने बताई थी ये बात? रदरफोर्ड 1911 में। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का साइज कर लोगे? इम्पैक्ट पैरामीटर लिख लिया? इम्पैक्ट पैरामीटर तूने भी लिख रखा है। ठीक है, देखो इम्पैक्ट पैरामीटर के अंदर डेफिनेशन में इन्होंने बोला गया है कि सबसे पहले तो यहाँ पे ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल ठीक बीच में से जो लाइन जा रही होगी ना, जो न्यूक्लियस के ठीक बीच से लाइन जाएगी, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल लाइन। ठीक है, अब जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इससे थोड़ा दूर से गए तो अनडिफ्लेक्टेड जाएंगे। अगर थोड़ा सा नजदीक से जा रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्शन हाँ शुरू हो जाएगी ना, डिफ्लेक्ट होना पार्टिकल्स। तो हमें वो लेना है कि वो पहला अल्फा पार्टिकल या वो पहली ट्रांजेक्टरी लेनी है जहां से डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो रही है। जैसे इन्होंने डेफिनेशन में क्या बोला है कि इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मतलब जहां से उसके अंदर डिफ्लेक्शन शुरू हो गई है। अगर उससे ज्यादा नजदीक आया तो वहां पे डिफ्लेक्शन क्या होती जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहां से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं B से। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ये यहां से नहीं लेनी है जहां से डिफ्लेक्शन हो गई है। अब यहां से भी ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन ये तो ऑलरेडी डिफ्लेक्टेड हो चुका है ना पार्टिकल, तो हमें ये डिस्टेंस नहीं लेनी, वहां तक वो डिस्टेंस लेनी है जहां पे पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर समझ में आया? इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन।
अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बताया गया था, रदरफोर्ड ने कैलकुलेट करके बताया था। कहाँ से आया वो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट है। क्या है ये, जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बाई 2, हाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई। इसको तुम डायरेक्ट याद रख लोगे, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि जो बी है वो जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो इम्पैक्ट पैरामीटर, अगर हम बोल रहे हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर बी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एक तो केस होगा बी बहुत लार्ज है, बी लार्ज है ना, बी लार्ज है तो कोट थीटा बाई 2 भी क्या होगा, लार्ज, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बी लार्ज है, कोट थीटा बाई 2 लार्ज है, तो थीटा क्या होगा, स्मॉल। जो कोट के अंदर देखोगे कि जैसे जैसे कोट की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, स्मॉल। तो यहाँ से हम ये नहीं बोल रहे बी लार्ज होने का मतलब न्यूक्लियस से दूर जाना, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, हाँ अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब जहाँ पे स्कैटरिंग ना हो, जहाँ पे डिफ्लेक्शन हो ही ना, वो मतलब आराम से चला जाए। यहाँ पे थीटा स्मॉल का मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जितना बी लार्ज होगा उतना ही थीटा स्मॉल होगा। थीटा क्या है यहाँ पे, स्कैटरिंग एंगल है ना, स्कैटरिंग एंगल, क्लियर, समझ आया। तो ये जो बी की वैल्यू किसने कैलकुलेट की थी, यहाँ पे रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने बी की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताया था, जिसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे में हाँ किसी के भी सिलेबस में नहीं है, +2 सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड, ठीक है। दूसरा, अगर बी की वैल्यू 0 हो जाए, अगर इस केस के अंदर बी की वैल्यू कितनी हो जाए, 0, तो थीटा कितना होगा, बी 0 होने का मतलब यहाँ पे भी कितना होगा, 0। तो अब मुझे ये बताओ कोट थीटा बाई 2 कितने पे 0 होता है, 180 90 पे नोटिफाइड होता है, 90 पे नोटिफाइड वो नहीं होता, कोट की वैल्यू कितनी होती है, 10 होता है 10 होता है 90 पे नोटिफाइड। हाँ। तो ये फिर कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, कोट थीटा बाई 2 को 0 करना है, तो इसका मतलब कोस थीटा बाई 2 को 0 करना पड़ेगा। तो कोस थीटा बाई 2 कितने कहाँ पे 0 होगा, थीटा 90 डिग्री पे 0 होगा। तो मतलब ये पूरा एंगल कितना हो जब 90 डिग्री, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, 180 डिग्री। समझ आया, यहाँ से इस तरह से निकाल के देख सकते हो अगर निकालना चाहो तो, ठीक है। तो मतलब अगर b 0 है, दैट मीन्स थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब अगर जो अल्फा पार्टिकल है बिल्कुल सेंट्रल लाइन पर से आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल नजदीक जाएंगे बी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम, और एक टाइम के बाद बी 0 हो गया, मतलब पार्टिकल सीधा यहाँ से जा रहा है सेंट्रल लाइन से, तो जो न्यूक्लियस है उसको वापिस से उसी लाइन पे भेज देगा और एंगल कितना बन जाएगा, 180। यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। यही होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। समझ में आया, कोई डाउट इसमें? इम्पैक्ट पैरामीटर एक तरह से ना एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, वो सेफ डिस्टेंस जहां अगर उतनी भी वैल्यू है तो भी डिफ्लेक्शन कम है, अगर उस सेफ डिस्टेंस को तुम क्रॉस करोगे, उससे कम डिस्टेंस लेकर आओगे, तो वहां पे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो जाएगी, मतलब वो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एक तरह से ये एक पैरामीटर है जो तुम्हें बताता है कि अगर तुम चाहते हो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से सेफली निकल जाए बिना किसी स्कैटरिंग के, बिना किसी डिफ्लेक्शन के, तो तुम्हारी डिस्टेंस इम्पैक्ट पैरामीटर से लार्ज होनी चाहिए हमेशा, तभी स्कैटरिंग एंगल 0 होगा। समझ में? इसका समझाने का टॉपिक का मतलब सिर्फ इतना ही है, कर लोगे?